हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। सो हम यहाँ पे देखेंगे PT365 का पार्ट नंबर 7। सो अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह पूछना है तो फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो एंड वहाँ से पूछ सकते हो। और अगर आपको यूपीएससी के कुछ अच्छे से कॉन्सेप्ट जो होते हैं जो आपको याद करने चाहिए, रिमेंबर करने चाहिए, बट आप कई बार भूल जाते हो, वो मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पे डालता हूँ, तो वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो। लेट मी टेल यू कि कौन से टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने एग्रीकल्चर के सारे टॉपिक्स कवर किए थे एंड यहाँ पे हम कवर करेंगे माइनिंग एंड इंडस्ट्री के सारे टॉपिक्स। देखते हैं। द माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट एक्ट 2023 है, देन क्रिटिकल मिनरल्स एक्ट है, ऑफशोर एरियाज मिनरल अमेंडमेंट एक्ट 2023, नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल, स्पेशल इकोनॉमी जोन्स एंड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI काफ़ी न्यूज़ में रहती है, याद अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री वेरी मच इन न्यूज़। ओके। नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल एंड नेशनल डिवाइसेस बिल। लेट्स स्टार्ट नाउ। लेट्स बिगिन हियर विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज माइनिंग एंड इंडस्ट्री। यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट है। ओके, अमेंड किया गया 2023, पहले भी हुआ होगा ये। वाई इन द न्यूज़? रिसेंटली द पार्लियामेंट पास द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023। इस वजह से न्यूज़ आया क्योंकि अमेंडमेंट हुआ इस बिल का। मोर ऑन न्यूज़। ये अमेंड किसे करता है? माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन MMDR एक्ट 1957 जो था उसे अमेंड करता है। ये कॉम्प्रहेंसिवली अमेंड किया गया था इन 2015, जिससे कि कई रिफॉर्म्स आए थे मिनरल सेक्टर में, सच एज इस्टेब्लिश किया गया था डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को एंड नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट को वहाँ पे फाउंड किया गया था। एक्ट को फर्दर अमेंड किया गया 2016 में, 2020 में, 2021 में, जिससे कि और ज़्यादा रिफॉर्म्स लाए गए सेक्टर में, जैसे कि रिमूविंग द डिस्टिंक्शन जो था रिमूव कर दिया बिटवीन कैप्टिव एंड मर्चेंट माइंस। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, इंपॉर्टेंट है ये। रिमूविंग द रिस्ट्रिक्शंस, रिमूव किए गए रिस्ट्रिक्शंस जो कि थे ट्रांसफर ऑफ मिनरल कंसेशंस पे। ओके, देन की फीचर्स क्या है जो अभी एक्ट अमेंड होके आया है उस पर। यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोरेशन लाइसेंस है, इंट्रोड्यूस किया गया है एक्सप्लोरेशन लाइसेंस फॉर डीप सीटेड एंड क्रिटिकल मिनरल्स। लाइसेंस मतलब कि लाइसेंस क्यों? लाइसेंस है टू अंडरटेक, क्या अंडरटेक करने के लिए? रिकॉनिजेंस एंड प्रोस्पेक्टिंग ऑपरेशन जो होते हैं। पहले आप चेक करोगे यहाँ पे कुछ है या नहीं है, रिकॉनिजेंस करोगे एंड देन प्रोस्पेक्ट करोगे, मीन्स एक्सप्लोर करोगे फॉर क्रिटिकल एंड डीप सीटेड मिनरल्स। ओके, देन ऑक्शन। जो एक्सप्लोरेशन लाइसेंस होगा वो ग्रांट होगा थ्रू एन ऑक्शन, एक ऑक्शन के जरिए मिनरल्स के स्पेसिफाइड इन द, जो कि स्पेसिफाइड है 7th शेड्यूल में MMDR एक्ट के। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं सोचना। जो 7th शेड्यूल है वहाँ पे 29 मिनरल्स हैं। ओके, जिसमें लिथियम बियरिंग, कॉपर बियरिंग, पोटैश एंड जिंक बियरिंग मिनरल्स भी आते हैं। वैलिडिटी क्या है एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की, मीन्स EL की? ये 5 ईयर्स के लिए इशू होगा। रिक्वेस्ट अगर आपको डालनी है एक्सटेंशन की तो 2 ईयर्स तक की हो सकती है, और वो अप्लाई करना होगा स्टेट गवर्नमेंट को, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को। जो छोटे छोटे ऑपरेशन होंगे स्टेट गवर्नमेंट दिखेगी, आप याद रखना, लास्ट में दिखाएगा भी। ओके, माइनिंग लीज की बात करें तो जो ब्लॉक्स होंगे जो एक्सप्लोर किए जाएंगे बाय द लाइसेंसी वुड बी ऑक्शन, वो ऑक्शन किए जाएंगे माइनिंग लीज के लिए विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइन, एक प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइन के अंडर, जिससे कि अच्छा रेवेन्यू आएगा स्टेट गवर्नमेंट को। जो एक्सप्लोरेशन एजेंसी होगी उसे एंटाइटल किया जाएगा एक शेयर ऑक्शन प्रीमियम में, जो कि पेबल बाय द माइनिंग लीज होल्डर होगा। जो माइनिंग लीज होल्डर होगा वो ये शेयर ऑक्शन प्रीमियम का जो होगा वो एक्सप्लोरेशन एजेंसी को देगा। देन यहाँ पे 6 मिनरल्स जो हैं वो ओमिट किए गए हैं फ्रॉम द लिस्ट ऑफ 12 एटॉमिक मिनरल्स। ओके, कौन से हैं देखते हैं। ओमिशन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ 12 एटॉमिक मिनरल्स जो भी हैं स्पेसिफाइड इन, कहाँ स्पेसिफाइड थे? पार्ट B ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ MMDR एक्ट। यहाँ पे प्रपोज किया गया कि 6 मिनरल्स को ओमिट किया जाएगा। कौन से हैं ये ओमिटेड मिनरल्स? बेरिल एंड अदर बेरिलियम बियरिंग मिनरल्स हो गए, लिथियम बियरिंग मिनरल्स हो गए, नायोबियम बियरिंग मिनरल्स हो गए, टाइटेनियम बियरिंग मिनरल्स एंड और, टैंटेलियम बियरिंग मिनरल्स, जिरकोनियम बियरिंग मिनरल्स एंड ओर्स। याद रख पाओ तो रख लो, अदरवाइज एक बार पढ़ के जरूर ध्यान रखना। ओके, देन यहाँ पे क्या दिया है? जो ये मिनरल्स हैं इनका वेरियस एप्लीकेशंस हैं इनके स्पेस इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स के में, कम्युनिकेशन में एट्सेट्रा, जो भी एटॉमिक मिनरल्स की बात करें। ओके, एंड क्रिटिकल है इन द नेट जीरो एमिशन कमिटमेंट ऑफ इंडिया। सो ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। ओपनिंग टू प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया गया, क्या किया गया? जो इंक्लूजन है मिनरल्स का इन द लिस्ट ऑफ एटॉमिक मिनरल्स। ओके,
ये रिजर्व करता है उनके माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन को गवर्नमेंट एंटिटीज़ में। तो ओपन कैसे हुआ प्राइवेट सेक्टर के लिए, यहाँ हुआ। अगर ये रिमूव कर दिए जाते हैं मिनरल्स ये लिस्ट से, ओके, एटॉमिक मिनरल्स की लिस्ट से, देन एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग लीज जो होगी इन मिनरल्स की वो ओपन हो जाएगी प्राइवेट सेक्टर के लिए भी, ओके। देन पार्ट 3 यहाँ पे empowering the central government to exclusively auction mineral concessions for critical minerals। एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि एक्सक्लूसिवली ऑक्शन कर सके मिनरल कंसेशंस को क्रिटिकल मिनरल्स के, ओके। रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है यहाँ पे, जो अमेंडमेंट है वो एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो एक्सक्लूसिवली ऑक्शन कर सके माइनिंग लीजेस को एंड कॉम्पोजिट लाइसेंस को फॉर सर्टेन क्रिटिकल मिनरल्स जो कि लिस्टेड हैं in new part D of the first schedule of MMDR Act। then part D of the first schedule जो है वो इंक्लूड करता है क्रिटिकल मिनरल्स को, जहाँ पे टंगस्टन, कैडमियम, मिनरल्स ऑफ रेयर ग्रुप अर्थ, फर्टिलाइजर मिनरल्स एंड मिनरल्स बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एटॉमिक मिनरल्स आते हैं, ओके। देन यहाँ पे रोल क्या है स्टेट गवर्नमेंट का, वेरी इंपॉर्टेंट। इवन दो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑक्शन कंडक्ट करेगी, ओके, माइनिंग लीज एंड कंपोजिट लाइसेंस ये सब प्रोवाइड करेगी फॉर दीज मिनरल्स टू द सक्सेसफुल बिडर्स, सॉरी, इवन दो ये ऑक्शन जो होगा कंडक्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, बट जो माइनिंग लीज होगा, कंपोजिट लाइसेंस होगा इन मिनरल्स के लिए सक्सेसफुल बिडर्स को जो प्रोवाइड करेगी वो ओनली बी ग्रांटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ओके। देन एक्शन प्रीमियम, ऑक्शन प्रीमियम जो हो गया एंड अदर स्टैट्यूटरी पेमेंट्स हो गए, वो सेल कंटिन्यू टू बी, वो कंटिन्यूली रिसीव कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्रिटिकल मिनरल्स। सो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो है उसने रिलीज़ की थी फर्स्ट एवर रिपोर्ट किस पे, ऑफ द कंट्री की फर्स्ट एवर रिपोर्ट कहाँ किस पे, क्रिटिकल मिनरल्स के पे फॉर इंडिया। और क्या था न्यूज़ में, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो है उसने कॉन्स्टिट्यूट किया है कमिटी कि वो आइडेंटिफाई करे कि क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल्स क्या हैं, ओके। देन एक लिस्ट है जो कंप्राइज करती है 30 क्रिटिकल मिनरल्स यहाँ पे हैं, इंक्लूडिंग 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं एंड यहाँ पे 6 प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स है। ये सब आप याद रखो, थोड़ा फैक्चुअल ज़रूर है बट इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि न्यूज़ में काफ़ी रहा। REE जो है रेयर अर्थ एलिमेंट इंक्लूड करते हैं, 15 लैंथेनाइट्स होते हैं, ये तो आप बस देख लो एक बार, ओके, जिसका एटॉमिक नंबर जो है 57 से 71 है इन द पीरियोडिक टेबल। एंड देन स्कैंडियम एंड येट्रियम जो है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो। REEs क्लासिफाइड हैं लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स की तरह एंड हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स की तरह। जो क्रिटिकलिटी ऑफ मिनरल्स है कैसे जज करेंगे, 2 पैरामीटर्स से जज करेंगे मेनली, जो कि यहाँ पे गिवन है आपको, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड सप्लाई रिस्क। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में क्या देखेंगे, डिसरप्शन पोटेंशियल क्या है, सब्स्टिट्यूटेबिलिटी इंडेक्स क्या है इसकी, GVA मल्टीप्लायर स्कोर एंड क्रॉस कटिंग इंडेक्स। देन सप्लाई रिस्क में क्या देखेंगे, गवर्नेंस वेटेड मिनरल कंस्ट्रक्शन, देन एंड ऑफ लाइफ रिसाइकलिंग रेट, इम्पोर्ट रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी एंड सब्स्टिट्यूटेबिलिटी इंडेक्स, ओके। ये सब बस आप याद रखो ऊपर से, इसके अंदर जाने की नीड नहीं है। देन जो लिस्ट है वो सर्व करेगी एज अ गाइडिंग फ्रेमवर्क कि जिससे कि पॉलिसी फॉर्म की जा सके, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हो सके, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए जा सके इन द माइनिंग सेक्टर। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स वो एलिमेंट हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इसेंशियल मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज़ के, एंड वो रिस्क ऑफ सप्लाई चेन डिसरप्शंस पे भी हैं। रिस्क है कि शायद सप्लाई चेन उनकी डिसरप्ट हो जाए, जैसे कि एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कॉपर, कोबाल्ट, ओके, एट्सेट्रा। ये सब आप याद रखो जो इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं या फिर जो यहाँ पे गिवन है, ओके। इंडिया के लिए अगर मेजर इंपोर्ट सोर्सेज की बात करें तो कोबाल्ट जो इंडिया चाइना, US एंड जापान से इंपोर्ट करता है, लिथियम चिले, रशिया एंड चाइना से इंपोर्ट करता है, निकेल स्वीडन एंड चाइना से इंपोर्ट करता है इंडिया, ओके, एट्सेट्रा। दीज मिनरल्स, जो भी ये मिनरल्स हैं आजकल हर जगह यूज़ होते हैं, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, कंप्यूटर्स लेके बैटरी तक, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज जैसे कि सोलर पैनल्स एंड विंड टर्बाइंस हो गई, हर जगह यूज़ होते हैं। बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल नीड्स एंड स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशंस डिफरेंट कंट्री ने उनकी ओन लिस्ट क्रिएट की है, ओके। देन इनिशिएटिव्स क्या हैं जो लिए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल मिनरल्स। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप एक लॉन्च की, ये बिल्ड करेगा न्यू सप्लाई चेन्स को अंडरपिन्ड बाई क्रिटिकल मिनरल्स प्रोसेस्ड इन ऑस्ट्रेलिया। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, ओके। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप MSP, यहाँ पे इंडिया MSP ज्वाइन किया जब PM मोदी अभी गए थे लास्ट ईयर
US, okay, which is a US led collaboration of 14 countries, ये countries भी आप 14 देख लो एक बार, that aims to catalyze public and private investment in critical mineral supply chain globally, okay. Then supply chain resilience initiative, यहाँ पे इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने अनवेल किया था, घूंघट उठाया SCRI का, to enhance the resilience of supply chains in the Indo-Pacific and reliance on China. Let's go to our next topic, that is Offshore Areas Mineral Development and Regulation Amendment Act of 2023. ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि रिसेंटली जो है द ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023 उसने रिसीव की असेंट प्रेसिडेंट की और एक्ट बन गया, ओके. मोर ऑन द न्यूज़, एक्ट जो है उसने अमेंड किया ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002 को. ये प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन किसका? मिनरल रिसोर्सेज का इन द टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स एंड अदर मैरीटाइम जोन्स ऑफ इंडिया, ओके. ऑफशोर मिनरल रिसोर्सेज की बात करें तो ये कंट्रोल एंड रेगुलेट कौन करता है? यूनियन इन्हें कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है. ऑफशोर माइनिंग की बात करें तो फिर ये एक प्रोसेस है जहाँ पे रिट्रीव किए जाते हैं मिनरल डिपॉजिट्स, निकाले जाते हैं, ओके, फ्रॉम द प्राप्त किए जाते हैं, राइट, या फिर निकाले जाते हैं, सब सेम ही है, फ्रॉम द डीप सी बेड एट अ डेप्थ ऑफ मोर देन 200 मीटर्स, राइट. की चेंजेस इन द एक्ट क्या है? अगर 2002 और 2023 के एक्ट को कंपेयर करें तो लाइसेंस की बात करते हैं. डिफरेंट लाइसेंसेस वहाँ पे प्रोवाइड किए थे फॉर रिकॉनिजेंस, देखने के लिए, देन पहले चेक किया, फिर एक्सप्लोर किया एंड देन प्रोडक्शन. यहाँ पे कॉम्पोजिट लाइसेंस है फॉर ग्रांटिंग राइट्स फॉर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, ओके. कॉम्पोजिट लाइसेंस दे देते हैं यहाँ पे. वैलिडिटी वहाँ पे पहले 30 ईयर्स का देते थे और रिन्यू करते थे, 20 ईयर्स का और रिन्यू कर देते थे. यहाँ पे डायरेक्टली 50 ईयर्स के लिए लाइसेंस दे देंगे. ऑक्शन प्रोसेस क्या है यहाँ पे? ये प्रोवाइड करता था पहले का एक्ट की ग्रांट करेगा कंसेशंस थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन. एंड देन यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग राइट्स को दिया गया है प्राइवेट सेक्टर को बाय कॉम्पिटेटिव बिडिंग, जैसे कि प्रोडक्शन लीज एंड कॉम्पोजिट लाइसेंस, ये बता दिया यहाँ पे. माइनिंग इन द रिजर्व एरियाज़ की बात करें तो ये अलाउ करता है गवर्नमेंट को कि वो रिजर्व करे ऑफशोर एरियाज़ को जो कि दैट आर नॉट हेल्ड अंडर एनी ऑपरेटिंग राइट, जो कि किसी भी ऑपरेटिंग राइट के अंडर नहीं है. ये 2002 का एक्ट था, ओके. अब क्या किया है? ये अलाउ करता है एडमिनिस्ट्रिंग अथॉरिटी को कि वो ग्रांट करे कंपोजिट लाइसेंस या फिर प्रोडक्शन लीज. किसको? गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंपनी को, ओके. आपको करना ही पड़ेगा. देन न्यू प्रोविजंस क्या है 2023 एक्ट के? माइनिंग ऑफ एटॉमिक मिनरल्स, एक्सप्लोरेशन है, प्रोडक्शन है, कंपोजिट लाइसेंस है, ये विल बी ग्रांटेड ओनली, किसे ग्रांट किए जाएंगे? ओनली टू द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनीज, ओके. देन ऑफशोर एरियाज मिनरल ट्रस्ट की बात करें तो ये मैनेज करेगा फंड जो भी होंगे पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंडर, और वो नॉन लैप्सेबल इन नेचर होंगे. देन यहाँ पे फंड जो होंगे वो यूज़ किए जाएंगे स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, इंक्लूडिंग एक्सप्लोरेशन इन ऑफशोर एरियाज. और यहाँ पे माइनिंग ऑफ एटॉमिक मिनरल्स दी गई थी, ओके. तो वो जो होगी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कंपनीज के अंडर ही होगी. सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल NGDRP. सो न्यूज़ में क्यों था ये? क्योंकि रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइंस जो उन्होंने लॉन्च किया NGDRP मीन्स नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल. इसके बारे में बात करें तो ये क्रिएट किया गया है एज अ पार्ट ऑफ नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी 2016, उसके अंडर ये क्रिएट किया गया. ये अवेलेबल करेगा जो भी जियोलॉजिकल, जियोकेमिकल, जियोफिजिकल एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन डेटा है इन द पब्लिक डोमेन, एक डिजिटल जियो स्पेशियल प्लेटफॉर्म पे, ओके. देन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो NGDRP को सेटअप करे, इस्टेब्लिश करे. अबाउट NMEP 2016 बात करें तो ये एम करता है एक्सेलरेट करने के लिए एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी को जो भी कंट्री में होगी, कैसे? थ्रू इनहांस्ड पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर. की फीचर्स देखते हैं. की फीचर्स ये हैं कि ऑक्शनिंग जो होगी आइडेंटिफाइड एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स की फॉर एक्सप्लोरेशन बाय द प्राइवेट सेक्टर, ये एक रिवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे होगी, ओके. क्रिएशन होगा यहाँ पे बेस लाइन जियो साइंटिफिक डेटा का एज अ पब्लिक गुड. देन ये मैप, यहाँ पे एक और चीज़ की है कि यहाँ पे मैप करना होगा पूरी कंट्री को विद लो एल्टीट्यूड एंड क्लोज स्पेस फ्लाइट, जिससे कि प्रिसाइजली लोकेट किया जा सके डीप सीटेड मिनरल्स को, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, एट्सेट्रा, ओके. देन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात यहाँ पे की गई है
जेनेसिस कैसे हुआ था, ये इस्टेब्लिश किया गया था 1851 में, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आता है। फंक्शंस क्या है कि क्रिएशन होगा यहाँ पे एंड अपडेशन होगा, नेशनल जियो साइंटिफिक डेटा का, मिनरल रिसोर्स मैनेज असेसमेंट होगी एंड एयरबॉर्न एंड मरीन सर्वेस भी होंगे। रीजनल ऑफिसेस कहाँ पे हैं, लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग एंड कोलकाता। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, SEZ। सो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है उसने नोटिफाई किया स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स फिफ्थ अमेंडमेंट रूल्स 2023 को, जहाँ पे अपने एक्सरसाइज कर रही थी पावर्स को जो कि मिलती है उसे सेक्शन 56 ऑफ SEZ एक्ट 2005 के अंडर। और न्यूज़ में क्या था, जो SEZ फिफ्थ अमेंडमेंट रूल्स है 2023 वो अमेंड करता है SEZ रूल्स 2006 को। देन सेंटर ने अमेंड किया है, सेंटर हैज़ अमेंडेड द SEZ रूल्स। क्यों अमेंड किया है, जैसे कि अलाउस के डिमार्केशन एक पोर्शन का जो कि बिल्टअप एरिया का है, डिमार्केशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ द बिल्टअप एरिया कहाँ पे, इन एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज SEZ। ओके, कैसे करेंगे इसे डिमार्केट, एज अ नॉन प्रोसेसिंग एरिया सब्जेक्ट टू कंडीशंस, जहाँ पे वो सब्जेक्ट कंडीशंस होगा इंक्लूडिंग रीपेमेंट ऑफ टैक्स कंसेशंस अट्रीब्यूटेबल टू द एरिया। देन द प्रोसेसिंग एरिया जो होगा SEZ का वो होगा फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। देन जो नॉन प्रोसेसिंग एरिया होगा वो होगा सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह। ओके, देन डिमार्केशन जो होगा नॉन प्रोसेसिंग एरिया का वो अलाउड नहीं होगा अगर उसकी वजह से जो प्रोसेसिंग एरिया है वो डिक्रीज कर जाता है लेस देन 50%। ओके, ऑफ द टोटल एरिया, या फिर जो एरिया जो प्रोसेसिंग एरिया है वो लेस हो जाता है लेस देन एरिया स्पेसिफाइड, जो भी स्पेसिफाई किया गया था एरिया उससे कम हो जाता है, फिर भी आप डिमार्केट नहीं कर सकते। द बिजनेस इंगेज्ड इन, जो भी बिजनेस है इंगेज्ड हैं IT या फिर ITES SEZ में इन अ नॉन प्रोसेसिंग एरिया, उन्हें अवेल नहीं होंगे कोई भी राइट्स या फैसिलिटीज़ जो कि अवेलेबल हैं SEZ यूनिट्स को। सो इतना डिटेल में आपको नहीं घुसना है यहाँ पे, ऊपर ऊपर से देखते चलो, बस पढ़ते चलो एंड अगर कोई क्वेश्चन बाई चांस आ गया तो फिर ऊपर से ही पूछेंगे, इतना घुस के नहीं पूछेंगे, घुस के पूछेंगे तो आपको कोई हिंट दे देंगे कि गलत है सही है। ओके, सो SEZ जो है ये एक स्पेसिफिकली डिलीनिएटेड ड्यूटी फ्री एनक्लेव होता है, जहाँ पे ज़्यादा टैक्स वगैरह नहीं पड़ते। ओके, जो कि आप मान सकते हो एक फॉरेन टेरिटरी की तरह है फॉर ट्रेड ऑपरेशंस ड्यूटीज़ एंड टैरिफ्स, वहाँ पे कोई और नहीं होता, यही लोग होते हैं। ओके, जो एक्सपोर्ट करने के लिए चीज़ें बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, जनरेशन होता है यहाँ पे एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी का। ओके, प्रमोशन होता है एक्सपोर्ट्स का गुड्स एंड सर्विसेज के, प्रमोशन होता है इन्वेस्टमेंट का फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेज से, क्रिएशन होता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का एंड डेवलपमेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ का। देन अगर कोई भी प्राइवेट है, पब्लिक है, फिर जॉइंट सेक्टर है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर उसकी कोई एजेंसी है, सारे के सारे SEZ सेटअप कर सकते हैं। ओके, देन SEZ हैव बीन इस्टेब्लिश्ड, कई जगह पे इस्टेब्लिश किया गया है कई कंट्रीज़ में, जैसे कि चाइना है, इंडिया है, जॉर्डन है, पोलैंड है, कजाकिस्तान है, फिलीपींस है एंड रशिया है। यहाँ पे USA का नाम नहीं था। ओके, SEZ एक्ट 2005 की बात करें तो ये इनैक्ट हुआ था फॉलोड बाई SEZ रूल्स विच केम इन टू इफेक्ट इन 2006। ओके, देन एरिया, जो भी एरिया होता है SEZ के अंदर वो कवर करता है ब्रॉड रेंज ऑफ जोन टाइप्स, जैसे कि वहाँ पे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स होते हैं, फ्री जोन्स होते हैं, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स होते हैं, फ्री ट्रेड जोन्स होते हैं। ओके, देन फ्री पोर्ट्स, अर्बन इंटरप्राइज जोन्स एंड अदर्स। प्रेजेंटली बात करें तो 276 SEZs ऑपरेशनल है इंडिया में एंड टोटल एक्सपोर्ट्स जो है SEZ से वो अभी कितना है, $155.8 बिलियन है 2022-23 के अकॉर्डिंग, जिसमें $61.6 बिलियन जो है वो गुड्स से है एंड $94.2 बिलियन सर्विसेज एक्सपोर्ट है। इंसेंटिव्स क्या मिलते हैं SEZs को, यहाँ पे इन्हें ड्यूटी फ्री इंपोर्ट मिल जाते हैं या फिर डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट मिल जाती है गुड्स की फॉर द डेवलपमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ SEZ यूनिट्स। ओके, एग्जिम्पशंस मिल जाता है कुछ टैक्सेस से, जैसे कि सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, स्टेट सेल्स टैक्स, जो कि अब GST के अंडर आते हैं। ओके, तो मेनली GST से इन्हें छूट थोड़ा मिल जाती है। अदर लिवीज की बात करें तो वो भी एग्जेम्प्टेड होते हैं, उन्हें भी नहीं पे करना पड़ता अगर स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया तो। सप्लाईज जो होती है SEZ को वो जीरो रेटेड होती है अंडर द IGST एक्ट 2017।
देन सिंगल विंडो क्लियरेंस भी मिल जाता है, जल्दी क्लियरेंस मिल जाता है, अप्रूवल मिल जाता है चीज़ों का फॉर सेंट्रल एंड स्टेट लेवल अप्रूवल्स। सो ये टॉपिक भी एंड होता है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, PLI स्कीम। सो न्यूज़ में क्यों था ये? क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि नॉट टू लॉन्च PLI स्कीम फॉर न्यू सेक्टर्स के लिए PLI स्कीम को लॉन्च नहीं करेंगे एंड असेस करेंगे कि नीड है कोर्स करेक्शन की सम सेक्टर्स को, कि हटाया जा सके या फिर उन्हें रखा जाए, ओके क्योंकि कुछ देखा होगा उसमें। अबाउट PLI स्कीम की अगर बात करें तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस की गई थी 2020 में। PLI एक स्पेशल इंसेंटिव स्कीम है प्रोड्यूसर्स के लिए, जहाँ पे प्रमोट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग को मल्टीपल सेक्टर्स में, ओके जो इंसेंटिव हैं वो लिंक्ड है परफॉर्मेंस पे, कि क्या परफॉर्मेंस है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, दैट इज गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स फॉर इंक्रीमेंटल सेल्स के लिए वो इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं। PLI स्कीम बिल्ट है ऑन द फाउंडेशन ऑफ मल्टीपल सेक्टर्स, ओके जहाँ पे इंसेंटिव आउटले जो है वो ₹1.97 लाख करोड़ का है। क्यों है ये? टू स्ट्रेंथ देने के लिए प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ को एंड हेल्प करेंगे क्रिएट करने में ग्लोबल चैंपियंस को, ओके देन यहाँ पे देख लेते हैं सेक्टर्स कौन से आते हैं PLI स्कीम के अंडर। सो मेडिकल सर्विसेज है, ऑटो कंपोनेंट्स हो गए, मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, फार्मा, ड्रग्स, फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT हार्डवेयर, सोलर फोटोवोल्टैक मॉड्यूल्स, स्पेशलिटी स्टील, वाइट गुड्स हो गए। ये आप वाइट गुड्स की डेफिनेशन देख के आप कमेंट में पोस्ट करो, ओके फार्मा, API एंड KSM, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग, ACC बैटरी, ड्रोन कंपोनेंट्स। सो ये सेक्टर्स जो हैं वो आते हैं PLI स्कीम के अंडर। एक बार आप देख के रखो, 3-4 बार पढ़ो इसे, ओके मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं PLI स्कीम के? ये ट्रांसफॉर्म करना चाहता है इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब में बाय क्रिएटिंग ग्लोबल चैंपियंस। इंक्रीज करना चाहता है इन्वेस्टमेंट्स को, कहाँ पे? मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन में। सेल्फ रिलायंस अचीव करना चाहता है विद ग्लोबली कॉम्पिटेटिव डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ओके ग्लोबली कॉम्पिटेटिव हो इंडिया की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो है। देन यहाँ पे ये बेनिफिट्स क्या है PLI स्कीम के? ये स्ट्रेंथ देता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, ओके आपने देखा ही है। PLI जो है सिग्निफिकेंटली रीस्ट्रक्चर कर सकता है इंडिया की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एंड पुश कर सकता है इसका शेयर जो है GDP का 25% तक, अभी 16-17% है, ओके इसके अराउंड। और इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही है, इंडिया को चाहिए था कि एग्रीकल्चर से वो मैन्युफैक्चरिंग पे जाता, देन सर्विसेज पे जाता, बट इंडिया का जो स्ट्रक्चर था वो डायरेक्ट एग्रीकल्चर से सर्विसेज सेक्टर पे ट्रांसफॉर्म कर गया। एक दिक्कत की बात हो गई जहाँ पे लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाई और जॉबलेस ग्रोथ का सीन देखने को मिला, ओके ये इंश्योर करता है कि सेल्फ रिलायंस हो सके, इंक्रीज हो सके एक्सपोर्ट्स में, ओके प्रोड्यूसर्स को हेल्प करेंगे तो इंक्रीज होगा एक्सपोर्ट्स में, राइट। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन जो है PLI स्कीम का वो लीड करेगा कि पोटेंशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ₹2.5 to 3 लाख करोड़ का वो हो सके ओवर द स्कीम पीरियड, वो इम्प्लीमेंट किया जा सके। ये अकाउंट करेगा कि 13-15% जो है एवरेज एनुअल इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग वो की इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए हो। देन इस पर करेगा ग्रीन इन्वेस्टमेंट को, नियरली 55% जो स्कीम है वो एक्सपेक्टेड है कि ग्रीन सेक्टर्स में ही रहेगी, सच एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर फोटोवोल्टैक्स एट्सेट्रा। सो यहाँ पे जो भी आपको ग्रीन सेक्टर्स हैं वो आइडेंटिफाई करके याद रखना है कि ये ग्रीन सेक्टर्स हैं वो PLI स्कीम के अंडर आते हैं। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज PLI 2.0 फॉर IT हार्डवेयर स्कीम। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, MeitY जो है, उसने नोटिफाई किया PLI 2.0। ये PLI का ही पार्ट है छोटा सा, ओके आप अलग मत समझो, बट मैं टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ाता हूँ, ओके इसलिए बोलता हूँ ऐसे। ये PLI 2.5 PLI 2.0 जो नोटिफाई किया फॉर IT हार्डवेयर स्कीम फॉर इन्हांसिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करके एंड इन्हांस करके बढ़ा सकें एक्सपोर्ट्स को, ओके और क्या था न्यूज़ में? इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में वो ग्रो हुआ है फ्रॉम 1.2% जो था 2014 में टू 3.75% पहुंच गया है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में। की फीचर्स क्या हैं इस स्कीम के? ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ये प्रपोज करता है कि फाइनेंशियल इंसेंटिव होगा यहाँ पे बूस्ट करने के लिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एंड अट्रैक्ट करने के लिए लार्ज इन्वेस्टमेंट्स को वैल्यू चेन में, ओके टारगेट सेगमेंट्स क्या होंगे? लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ऑल इन वन PCs, सर्वर्स एंड अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर USFF।
लैपटॉप्स पे तो बैन भी लगाया था कुछ, है ना, देख सकते हो, शायद इसी वजह से हो, बट नॉट गुड। टेन्योर, सपोर्ट शैल बी प्रोवाइडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स, सपोर्ट जो होगा वो 6 सालों के लिए होगा। बजटरी आउटले की बात करें तो ₹17,000 यहाँ पे होगा। एंड इंसेंटिव पर कंपनी की बात करें तो वो एप्लीकेबल होगा नेट इंक्रीमेंटल सेल्स पे ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और बेस ईयर पे जो कि लगेगा। और बेस ईयर क्या होगा, फाइनेंशियल 22-23, एंड यहाँ पे डिफरेंट सीलिंग्स भी होंगी। देन यहाँ पे एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स क्या है स्कीम से। टोटल प्रोडक्शन जो होगा अगर 3.35 लाख करोड़ का होता है तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाएगा 2430 करोड़ की, ओके, इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। ये 75,000 एडिशनल डायरेक्ट जॉब्स भी प्रोवाइड करेगा। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया। ये न्यूज़ में क्यों आया था, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने है उसने डिसाइड किया कि इनवाइट करेंगे न्यू एप्लीकेशंस को कि वो सेटअप कर सकें सेमीकंडक्टर फैब्स एंड डिस्प्ले फैब्स इन इंडिया अंडर मॉडिफाइड सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, ओके। तो अगर मॉडिफाइड सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम की बात करें तो ये लॉन्च किया गया था बाय मीटी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन 2021। ये एम करता है प्रोवाइड करने के लिए अट्रैक्टिव इंसेंटिव सपोर्ट जो होते हैं, किसको देंगे, कंपनीज को, कंसोर्टिया को जो कि इंगेज्ड हैं सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब्स, डिस्प्ले फैब्स, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर डिज़ाइन एट्सेट्रा में, ओके। देन सपोर्ट जो होगा वो 6 साल के लिए होगा इस स्कीम के अंडर। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है विद इन डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, मीटी इसका डेजिग्नेटेड नोडल एजेंसी है इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोग्राम को। इंडिया के अगर सेमीकंडक्टर मार्केट की बात करें तो मार्केट साइज को क्या इवेलुएट कर रहे हैं लोग, रिपोर्ट्स बोलती हैं कि इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मार्केट है वो $64 बिलियन वैल्यू का होगा 2026 तक, ओके, जो कि एक 3 टाइम ग्रोथ होगी 2019 से, क्वाइट अ गुड थिंग। चिप मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इंडिया एक हब है सेमीकंडक्टर डिज़ाइन के लिए, विद नियरली 2000 चिप्स जो हैं प्रोड्यूस होती हैं, डिज़ाइन होती हैं इंडिया में हर एक साल, ओके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो R&D जो है इस इंडस्ट्री में इंक्लूड करता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एंड एम्बेडेड सिस्टम्स एंड जनरेट करता है $2.5 बिलियन रेवेन्यू से, ओके। बट ताइवान को आप याद रखो सबसे आगे वही है इस सब में, ओके। 4 स्कीम्स क्या है मॉडिफाइड सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम की। मॉडिफाइड स्कीम, यहाँ पे 4 स्कीम जो आते हैं वो है, पहली मॉडिफाइड स्कीम फॉर सेटिंग अप सेमीकंडक्टर फैब्स इन इंडिया, देन मॉडिफाइड स्कीम है सेटिंग अप डिस्प्ले फैब्स इन इंडिया, देन यहाँ पे मॉडिफाइड स्कीम है फॉर सेटिंग अप कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेंसर्स फैब्स, डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर्स फैब एंड सेमीकंडक्टर ATMP और OSAT फैसिलिटीज इन इंडिया। देन यहाँ पे एक DLI स्कीम भी है, डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव, ओके। ये नर्चर करती है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये नर्चर करती है 100 डोमेस्टिक कंपनीज को सेमीकंडक्टर डिज़ाइन की एंड अचीव करना चाहती है सिग्निफिकेंट इंडिजनाइजेशन, ओके, जिससे कि भारतीयता आ सके उनमें इन सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। देन यहाँ पे ग्लोबल सेमीकंडक्टर सिनेरियो एंड इंडिया का रोल। मेजर प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रेजेंटली ताइवान जो है वो वर्ल्ड का लीडर है माइक्रोचिप्स मैन्युफैक्चर करने में, जो प्रोड्यूस करता है 60% ऑफ वर्ल्ड सेमीकंडक्टर्स, ओके, एंड 90% मोस्ट एडवांस्ड वंस। देन इंडिया का रोल अगर हम यहाँ पे देखें, इंडिया ने पोजीशन कर लिया है खुद को, बिठा लिया है एक प्लेयर की तरह इन द क्रिटिकल सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी फील्ड, जहाँ पे वो प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी कंपनीज को कि डाइवर्सिफाई कर सके उनके बेसिस को फ्रॉम चाइना, ओके। देन 2022 की बात करें, इंडिया साइन किया है इंडिया US इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ICET डील। न्यूज़ ये PT65 में आए ना आए बट ICET के बारे में आपको मस्ट है पढ़ना चाहिए, ओके। इंडिया लॉन्च किया अपना इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में एंड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI स्कीम जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की है। ये टॉपिक एंड होता है यहाँ पे, एंड हम अब चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023। न्यूज़ में क्यों आया था, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स है MOH&FW, उसने रिलीज़ किया एक ड्राफ्ट बिल है ये, ओके, ड्राफ्ट आया अभी सिर्फ, नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023, जो कि रिप्लेस करता है फार्मेसी एक्ट 1948 को एंड द एग्जिस्टिंग फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इसे रिप्लेस करता है नेशनल फार्मेसी कमीशन, ओके।
देन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस लेजिस्लेशन के, ये प्रमोट करता है नेशनल हेल्थ गोल्स को, इम्प्रूव करना चाहता है एक्सेस जो है, क्वालिटी एक्सेस एंड अफोर्डेबल फार्मास्यूटिकल एजुकेशन की एक्सेस, इंक्रीज करना चाहता है अवेलेबिलिटी किस चीज़ की, हाई क्वालिटी फार्मेसी प्रोफेशनल्स की एंड प्रमोट इक्विटेबल हेल्थ केयर, इस्टेब्लिश करना है एंड इफेक्टिव ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए रिलेवेंट मैटर्स के लिए, देन ट्रांसपेरेंट असेसमेंट होगा यहाँ पे फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस का एंड फैसिलिटेट करेगा मेंटेनेंस किसकी, फार्मेसी रजिस्टर ऑफ इंडिया की, फॉर इंडिया। फार्मेसी सेक्टर क्या है इंडिया का, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये थर्ड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, ओके। देन अकाउंट करता है 60% ग्लोबल वैक्सीन प्रोडक्शन को, 60% ग्लोबल वैक्सीन प्रोडक्शन इंडिया में होती है, ओके। 70% ऑफ WHO वैक्सीन जो हैं, दैट इज DPT हो गई, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस एंड देन BCG हो गई, बैसिले, कैलमेट, ग्यूरिन, ये सोर्स्ड कहाँ से होती हैं, इंडिया से सोर्स्ड होती हैं, ओके। देन मेजर सेगमेंट्स क्या है इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के, तो जेनरिक ड्रग्स है, वैक्सीन्स है, बल्क ड्रग्स है, ओवर द काउंटर मेडिसिन, बायोसिमिलर्स एंड बायोलॉजिक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये मेजर सेगमेंट्स हैं इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के, ओके। देन फार्मेसी एक्ट 1948 की बात करें अगर, तो वो कॉन्स्टिट्यूट कर किया गया था विद द एम क्या था उसका, कॉन्स्टिट्यूट करने का, रेगुलेशन करना था प्रोफेशन का फार्मेसी के इंडिया में, ओके। स्टैंडर्डाइज करता था यूनिफॉर्म ट्रेनिंग एंड एजुकेशन को टू इंडिविजुअल्स एंटरिंग, जो भी इंडिविजुअल्स हैं इंटर कर रहे हैं प्रोफेशन में उनके लिए, ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करती, बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूट करे एक सेंट्रल काउंसिल को जिसका नाम होगा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि यहाँ पे हमने अभी देखा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया था, और अब वो हटा दिया जाएगा विद नेशनल फार्मेसी कमीशन, ओके। देन यहाँ पे एक्ट ऑल्सो स्पेसिफाई करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन जो होना चाहिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल का, वो रजिस्टर होना चाहिए, वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फार्मासिस्ट का वहाँ पे, ओके। देन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं, इसका जेनेसिस कैसे हुआ, ये स्टैब्लिश की गई थी एज एन स्टैचुटरी बॉडी अंडर कौन से प्रोविजंस के अंडर, फार्मेसी एक्ट 1948 के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती थी। ऑब्जेक्टिव क्या था, रेगुलेट करना फार्मेसी एजुकेशन को एंड प्रोफेशन को एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी को। फंक्शंस क्या थे इसके, ये प्रेस्क्राइब करता था एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को एंड उनके यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन को। इंस्पेक्शन करना था इसका फंक्शन की, फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस को इंस्पेक्ट करेंगे, अप्रूव करेंगे कि क्या कोर्स हो स्टडी का, एंड जो भी कोर्स स्टडी का है उसे अप्रूव करते हैं, एंड एग्जामिनेशन जो भी था फार्मासिस्ट का मेंटेन करते एक सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट। की प्रोविज़न क्या है, ड्राफ्ट जो आया है नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023 का, इसके की प्रोविजंस कुछ ऐसे हैं। क्रिएशन होता है यहाँ पे नेशनल फार्मेसी कमीशंस का विद फंक्शंस, कौन से फंक्शंस यहाँ पे रहते हैं, जो फ्रेम करता पॉलिसीज़ को एंड रेगुलेट करता है स्टैंडर्ड्स को फॉर गवर्नेंस ऑफ फार्मेसी एजुकेशन, कोलैबोरेट करता है इंडस्ट्री के साथ एंड अदर इंस्टीट्यूशंस के साथ फॉर द यूज़ ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी, एक्सरसाइज करता है एपलेट जुरिस्डिक्शन विद रिस्पेक्ट टू डिसीजन ऑफ बोर्ड्स। देन यहाँ पे 3 बोर्ड्स की बात की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है 3 बोर्ड्स कॉन्स्टिट्यूट करेगा जो कि फंक्शन करेंगे अंडर NPC, नेशनल फार्मेसी कमीशन, नेमली वहाँ पे फार्मेसी एजुकेशन बोर्ड होगा, फार्मेसी असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड एंड फार्मेसी एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन बोर्ड होगा। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेशनल डिवाइसेस पॉलिसी 2023। सो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जो कैबिनेट अप्रूव्ड नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी है 2023 की, वो अप्रूव की गई है कैबिनेट के द्वारा। ये नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2023 होगा, ओके, गलत लिखा है वहाँ पे। एम्स क्या है पॉलिसी के, ये जो मेक इन इंडिया ग्लोबल लीडर, इंडिया को बनाएगा ग्लोबल लीडर बनाने का एम है इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस अगले 25 सालों में, ओके। ये हेल्प करेगा मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर को ग्रो करने में, जो कि अभी $11 बिलियन का है और इसे बनाना है $50 बिलियन का बाय 2030। देन फैसिलिटेट करेगा एक ऑर्डरली ग्रोथ को मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर में, जो कि मीट करेगा पब्लिक हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी एंड इनोवेशन, ये सब होना चाहिए वहाँ पे, ओके। ये पब्लिक हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें वो मीट करेगा। देन अबाउट मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर की अगर बात करें तो इंडिया करेंटली 4th लार्जेस्ट एशियन, ओके, एशियन मेडिकल डिवाइसेस मार्केट है आफ्टर जापान, चाइना एंड साउथ कोरिया। हाउएवर इट हैज़ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस, इसके पास सिग्निफिकेंट प्रेजेंस तो है सेवरल मल्टीनेशनल कंपनीज की विद अबाउट 70, बट 75 to 80% जो सेल्स हैं वो जनरेट होते हैं कहाँ से, इम्पोर्टेड मेडिकल डिवाइसेस से।
देन सैलिएंट फीचर्स ऑफ पॉलिसी की बात करें जो अभी आई है, रेगुलेटरिंग स्ट्रीम लाइनिंग, ओके। बाई क्रिएशन, यहाँ पे क्रिएशन होगा एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का, किस लिए, लाइसेंसिंग के लिए, इन्हांस करने के लिए रोल ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है लाइक BIS, ओके। एंड डिज़ाइन करेगा एक कोहेरेंट प्राइसिंग रेगुलेशन को। इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट होगा एंड स्ट्रेंथन करेगा किसको, लार्ज मेडिकल डिवाइसेस पार्क जो है इस्टेब्लिश किए जाएंगे एंड स्ट्रेंथन किए जाएंगे, एंड क्लस्टर्स जो है इक्विप्ड विद, जो कि इक्विप्ड होंगे विद वर्ल्ड क्लास कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन प्रॉक्सिमिटी टू इकोनॉमिक जोन्स। देन फैसिलिटेटिंग R&D एंड इनोवेशन, ये क्या है, यहाँ पे इस्टेब्लिश किए जाएंगे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इनोवेशन हब्स, प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू स्टार्टअप्स। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, R&D हर जगह होना चाहिए, हर सेक्टर में, ओके, नीडेड होता है। अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स इन द सेक्टर, ये इनकरेज करेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को, सीरीज ऑफ फंडिंग फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं वहाँ से फंडिंग लेगा, प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से, एंड सो ऑन। देन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करें तो ये इस्तेमाल करेगा जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं इन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, किस लिए, स्किलिंग, री स्किलिंग एंड अपस्किलिंग ऑफ प्रोफेशनल्स के लिए। देन ब्रांड पोजिशनिंग एंड अवेयरनेस क्रिएशन की बात करें तो यहाँ पे क्रिएशन होगा एक डेडिकेटेड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का इस सेक्टर के लिए, एंड यहाँ पे क्या होगा, लर्निंग होगा, सीखेंगे लोग फ्रॉम बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड स्किलिंग सिस्टम। देन यहाँ पे रिलेटेड न्यूज़ के बारे में गिवन है, ये असिस्टेंस टू मेडिकल डिवाइस क्लस्टर्स फॉर कॉमन फैसिलिटीज स्कीम के बारे में यहाँ पे बात की गई है। स्कीम लॉन्च की गई थी एक एम के साथ, एम क्या था, स्ट्रेंथन करेंगे मेडिकल डिवाइसेस क्लस्टर्स को बाय प्रोवाइडिंग, कैसे प्रोवाइड करेंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस को एंड टू स्ट्रेंथन, और क्या स्ट्रेंथन करेंगे एंड एस्टैब्लिश करेंगे टेस्टिंग लैबोरेटरीज को और ज़्यादा, ओके, फॉर मेडिकल डिवाइसेस। देन स्कीम जो है ये आती है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर में आती है स्कीम। टेन्योर क्या है स्कीम का, 2023-24 से लेकर के 2026-27 तक चलेगी। स्कीम के पास दो कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स, ये ऑब्जेक्टिव, ये इनके इंसेंटिव हो गए, देखते हैं। असिस्टेंस होगा फॉर कॉमन फैसिलिटीज, ओके, ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसका, ये स्ट्रेंथन करेगा मेडिकल डिवाइस क्लस्टर्स को की कैपेसिटी को फॉर देयर सस्टेन्ड ग्रोथ, कैसे, बाय क्रिएटिंग कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, ओके। देन यहाँ पे इंसेंटिव्स क्या है, ये लिमिट करेगा, जो भी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे उसको लिमिट करेगा, 70% ऑफ अप्रूव्ड प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी या फिर 20 करोड़ रुपीज़ होगा, जो भी कम हो, ओके। देन अगर हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन स्टेट्स की बात करें तो ग्रांट इन एड जो होगा वो 20 करोड़ होगा पर क्लस्टर, या फिर 90% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा, जो भी कम हो, ओके। देन असिस्टेंस फॉर टेस्टिंग फैसिलिटीज़ की बात करें, इसका ऑब्जेक्टिव है कि स्ट्रेंथ लाएगा ये अवेलेबिलिटी ऑफ मोर मेडिकल डिवाइसेस में, टेस्टिंग लैबोरेटरीज में, इन ऑर्डर टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट की जा सके, किसकी, क्वालिटी मेडिकल डिवाइसेस की। इंसेंटिव्स क्या होंगे यहाँ पे लिमिट जो होगी सपोर्ट की वो होगी 70% ऑफ द अप्रूव्ड टेस्टिंग फैसिलिटीज प्रोजेक्ट कॉस्ट, 70% प्रोजेक्ट कॉस्ट की, एंड 5 करोड़ विच एवर इज लेस, ओके, और 5 करोड़ यहाँ पे बोलेंगे। फॉर हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन स्टेट्स की बात करें तो ग्रांट इन एड जो होगा वो 5 करोड़ होगा पर क्लस्टर, या फिर 90% होगा प्रोजेक्ट कॉस्ट का, ओके, जो भी कम हो। सो इसी के साथ ही सारे टॉपिक्स खत्म होते हैं। अब हम नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में मिलेंगे जो कि एक काफ़ी बड़ा टॉपिक होगा। सो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारे कौन कौन से बचे हुए हैं टॉपिक्स। देन अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करेंगे DPI की, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, देन नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, PM गति शक्ति इनिशिएटिव एंड शो ऑन। ये भी काफ़ी एक छोटा लेक्चर तो नहीं होगा, ये भी बड़ा लेक्चर होगा, 12 पेजेस का है, अराउंड 50 to 55 मिनट्स का होगा। सो लेट्स बाइंड दिस लेक्चर हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इन द केस यू लाइक्ड इट, and you can follow me on Instagram if you want to get access to more topics on UPSC, and if you have any doubts you can talk to me on Telegram channel also. Thanks for watching.